जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सरकारी सर्कल पे आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं मनीष केसरवानी। जैसा कि आप लंबे समय से ग्रुप डी टेस्ट सीरीज की सॉल्यूशन वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो चलिए हम लेकर आए हैं आपके सामने ग्रुप डी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन 1। चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है किसान। ठीक है। किसान के लिए आपको कोड दिया हुआ है। पहले देखिए किसान के लिए आपको कोड दे रखा है यहाँ पर 52347 52347। इसी प्रकार दूसरा वर्ड दिया हुआ है स्टोरी, और स्टोरी के लिए आपको कोड दे रखा है 38169। अब यहाँ पर आपसे कोड पूछा हुआ है स्काई का। जहां तक स्काई की बात कर लेते हैं, एस के लिए आपको कोड दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, 5 के लिए 5 दिया हुआ है, और वाई के लिए दिया हुआ 9, यानी 359 आपका राइट आंसर होगा। आप लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। रही बात एग्जाम अप्रोच की, तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखेंगे एस के लिए 3 कोड है, और सबसे पहले 3 किसी में नहीं दिया है, जो कि सिर्फ 3 में है, इसलिए आप लगाकर इसको आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है, यहाँ पर आपसे मिरर इमेज की बात की गई है। इस इमेज की आपसे पूछा गया है मिरर इमेज क्या होती है। देखिए किसी भी मिरर इमेज में आपका हमेशा पक्ष चेंज होता है, यानी दाएं का बायां और बायां का दायां दिखेगा। जब भी इमेज की बात करते हैं, तो जो इमेज का यानी एम एन रेखा के पार जो इमेज पर आपको पास बिंदु दिख रहे हैं वो पास दिखेंगे, और जो दूर दिया हुआ है वो दूर दिखेगा, और पक्ष चेंज होगा, इसलिए ये रेखा कुछ इस तरह बनेगी। देखिए, और जो एस है वो कुछ इस तरह बनेगा। देखिए मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनने वाली हमारी, ये देख लेंगे। जैसा कि ये फर्स्ट पे है, देखिए ये ऊपर की तरफ है, यानी ये हमारी इमेज नहीं है। सेकंड बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, यानी सेकंड हमारा राइट आंसर है। हम इसे लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह एक अक्षर कौन सा है जिसे निम्नलिखित शब्दों के से नए शब्द को बनाने के लिए प्रत्यय किया जाता है। देखिए प्रत्यय किए जाने से मतलब हमारे ये होता है कि दिए गए जो वर्ड हैं उस पे कौन सा एक अक्षर है जिसे जोड़कर एक नया शब्द बनेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें हर में कोई ना कोई एक दो मीनिंग ऐसी होती हैं जो हमें बहुत मतलब इजी होती हैं, जो हमें पता होती है। जैसे बात कर लेते हैं कार में और BON बॉन में। यहाँ पर एक वर्ड आपने सुना होगा केयर, और बॉन यानी होता है हड्डी, यानी हमारा ये हो सकता है, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, गैप गैप पर जब हम ई जोड़ते हैं ये होता है गैप। गैप का अर्थ होता है चौड़ा होना या खुला होना। इसी प्रकार कार की बात कर लेते हैं, ई लगाते तो इसका मतलब होता है केयर, यानी चिंता या रुचि महसूस करना, प्रवाह करना। बॉन की बात कर लेते हैं तो BONE बॉन होता है हड्डी, जो शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं वो। और बैट की बात कर लेते हैं तो गुस्से वाले मूड वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ INC के अध्यक्ष बारे बनने वाले पहले अंग्रेज पूछे गए हैं। ठीक है, INC के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये थे जॉर्ज यूल। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना, देखिए INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी डिटेल की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। जी, स्क्रीन पर जितने भी आपको पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं ये सभी मोस्ट IMP हैं, आप इन सभी को याद रखेंगे। देखिए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था, और वर्तमान में से मुंबई कहा जाता है। और मतलब इसका अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई में होता है। ठीक है। इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था, और हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि दूसरे अधिवेशन, तीसरा और चौथे अधिवेशन की भी बात कर लेते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होते हैं और कहाँ होते हैं और इनके अध्यक्ष कौन है, ये सभी आप याद रखने वाले हैं।
1886 में दूसरा अधिवेशन होता है और ये कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी के बारे में आप दो फैक्ट और याद रखेंगे कि इन्हें इंडिया का ग्रेट ओल्ड ओल्ड मैन कहा जाता है, और इनकी एक बुक थी पॉवर्टी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखने वाले हैं तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में होता है, और बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम थे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम, आपसे ये भी पूछा जाता है, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चौथे अधिवेशन की बात कर लेते हैं, 1888 में होता है, ये इलाहाबाद अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, और जॉर्ज ह्यूल इसके अध्यक्ष थे, जो कि पहले अंग्रेज थे, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता है, ओम मीटर का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, ओम मीटर जो है, एक आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं में था, साइंस स्ट्रीम वाले जानते होंगे, V इक्वल टू आई आर। देखिए, जो जानते हैं और जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है वो भी याद रखेंगे कि ये है ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओम का नियम का सूत्र क्या है, तो V इक्वल टू आई आर याद रखेंगे। यहाँ पर जो R है वो प्रतिरोध को बताता है, और V वोल्टेज को, और I परिपथ में बहने वाली धारा को। इस प्रकार इस नियम के अनुसार हम किसी भी परिपथ में बहने वाले धारा के प्रतिरोध को नापते हैं। ठीक है, और ओम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ओम इसकी इकाई है इस प्रतिरोध की। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, छठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर श्लोक का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी रुमाल तौलिए हैं, पहला कथन, और दूसरा कथन दिया हुआ है सभी पुराने कपड़े रुमाल है। देखिए, क्वेश्चन ये इजी होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत होती है, इसलिए हम आपको इसको बेसिक से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, इधर पे लिखा हुआ है सभी रुमाल तौलिए हैं, इसे हम कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। ये सभी रुमाल तौलिए हैं, यानी कि ये जो रुमाल है जिसे हम आ से डिनोट कर रहे हैं, तौलिए, सभी रुमाल तौलिए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा बोल रहा है, कथन बोल रहा है सभी पुराने कपड़े रुमाल है, यानी पुराने कपड़े जो हैं वो रुमाल के अंदर बनने वाले हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, तो इधर निष्कर्ष में पूछ रहा है कुछ तौलिए पुराने कपड़े हैं। अब इस इमेज की बात कर लेते हैं, तो ये इसको पूरे तरीके से कवर कर रही होगी। ठीक है, और तो कुछ तौलिए पुराने कपड़े हैं पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज है तौलिए की, वो कुछ इस पार्ट पे भी अच्छी तरीके से आ रही होगी। ठीक है, यानी इस तौलिए का कुछ हिस्सा रुमाल में भी होगा और कुछ हिस्सा पुराने कपड़ों में भी होगा, इसलिए निष्कर्ष पहले की बात करते हैं तो ये इसलिए सही होगा, कुछ तौलिए पुराने कपड़े हैं, क्योंकि तौलिए का कुछ हिस्सा पुराने कपड़े में भी है। ठीक है, निष्कर्ष दूसरे की बात कर लेते हैं, सभी पुराने कपड़े तौलिए हैं। देखिए, इसको मैं आपको एक और इमेज बना के बताना चाहूंगा जो आपको सरल पड़ेगा। जैसे निष्कर्ष दूसरे, वो कथन दूसरे की बात करते हैं, उसने कथन दूसरा पहले बनाते हैं, उसने बोला था सभी पुराने कपड़े रुमाल है, इससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा दूसरा निष्कर्ष निकालना। और बोल रहा है सभी, कथन पहला बोल रहा है सभी रुमाल तौलिए हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से तो बनेगी। देखिए, निष्कर्ष दूसरे में बोला है सभी पुराने कपड़े रुमाल हैं, और निष्कर्ष दो में बोला है सभी रुमाल तौलिए हैं। आप इस इमेज की बात कर लेते हैं, जब अंदर से बाहर सभी के टर्म्स में आपसे पूछा जाता है तो ये हमेशा सही होगा, यानी सभी पुराने कपड़े रुमाल होंगे और सभी रुमाल तौलिए होंगे, या सभी पुराने कपड़े तौलिए होंगे। आपसे निष्कर्ष दूसरे में यही पूछा गया है, क्या सभी पुराने कपड़े तौलिए हैं, तो ये देखिए सभी पुराने कपड़े रुमाल और सभी रुमाल तौलिए हैं, इसलिए निष्कर्ष दूसरा भी आपका सही होगा। इस प्रकार पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, इसका इसलिए थर्ड निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक खिलौने के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को बताता हूं कि 30% की वृद्धि और 20% की कमी क्या होती है। जब भी हम किसी आर्टिकल की कीमत मानते हैं तो हम उसे 100% मानते हैं, यानी 100% उसकी कीमत है। अब आपसे बोल रहा है 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि करेंगे
तो ये हो जाता है 130%। प्रतिशत के चिन्ह जब अलग करते हैं तो ये आता है 13/10, यानी 13%, वो 30% की वृद्धि 13/10 को डिनोट करती है। इसी प्रकार जब हम 20% कमी की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल की जो कीमत 100% है, 20% की कमी यानी घटा देंगे, ये हो जाएगा 80। 80 जब परसेंटेज का चिन्ह अलग करते हैं तो ये हो जाता है 100। 20 से काटेंगे 20 चौके 80, और 5 से काटेंगे 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, यानी 4/5। 20% की कमी जो है वो 4/5 को बताती है। चलिए अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे कि आपसे पूछा गया है कि पहले 30% की वृद्धि की जाती है आर्टिकल में और फिर 20% की कमी की जाती है। यदि खिलौने का मूल्य अभी 312 है, तो खिलौने का वास्तविक मूल्य क्या था। देखिए वास्तविक मूल्य की बात कर लेते हैं तो हम मान लेते हैं वास्तविक मूल्य x था। ठीक है, इस पे हमने 30% की वृद्धि करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आप इसे 13/10 लिख पाएंगे, जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता दिया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है फिर इसमें 20% की कमी आती है। 20% की कमी हमने आपको दिखाया था कि 4/5 से डिनोट की जाती है। अब ये आपका वर्तमान मूल्य हो गया और वर्तमान मूल्य आपको दिया हुआ है 312। अब इसे काटने की बात कर लेते हैं तो ऊपर वाले से इक्वल टू के जो उस तरफ है ऊपर वाले को काटता है और नीचे वाले का मल्टीप्लाई होता है। 13 13 से जब हम इस इक्वेशन को काटेंगे तो 13 दूनी 26, 31 में से 26 गया यानी 5 बचे, ये हो जाएगा 52, और 13 चौके 52 यानी 24 बार में 312 कट जाएगा। इसी के साथ अब 4 से भी डिवाइड करते हैं तो 6 चौके 24 यानी ऊपर बचा 6। अब 10 और 5 ये 50 हो जाएगा और ये इस 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, तो ये हो जाता है 300। ठीक है, यानी 300 हमारा आर्टिकल का प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लालू व बालू की आयु 1:2 के अनुपात में है। देखिए यहाँ पर लालू की उम्र जो है बालू से अनुपात में दी गई है 1:2, यानी कि डबल है। हम लालू की मान लेते हैं उम्र, लालू की x है तो बालू की होगी 2x। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, x 2x। इस पर जब हम मतलब 7 वर्ष बाद बोल रहा है इनकी आयु का अनुपात, यानी ये हमने 7 वर्ष बढ़ा दिया है और आयु का अनुपात हो जाता है 3:5। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का नीचे होगा। मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x, फिर 5 सत्ते 35 इज इक्वल टू 3 दूनी 6x प्लस 7 या 21। x वाला एक तरफ ले लेंगे, ये हो जाएगा x, और जब 35 उस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा 14। 35 उस तरफ जाएगा माइनस में आएगा और x 6x बड़ा है इसलिए ये भी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू फाइनली आएगी 14। आपसे पूछा था बालू की एज, तो हम इसको जाकर बालू में रख देते हैं, तो ये 14 दूनी 28 बालू की एज आती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। घरों पर जो खाना बनाने में यूज किया जाता है उसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, इस बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। इसका नाम भी पूछा जाता है तो वो होता है सोडियम बाय कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम है। इसी के साथ स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3.10H2, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसे धोवन सोडा कहते हैं। देखिए डिटेल पे बात कर लेते हैं। जो हमारा बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर का यूज बेकरी उद्योग में किया जाता है, जैसे बिस्किट वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में। और जो बेकिंग सोडा है उसे हम घर में भी यूज करते हैं, खमीर वगैरह उठाने में, इडली वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं Na2CO3 10H2O को। तो इसे जैसा कि हमने बताया कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है, इसे वॉशिंग सोडा तथा सफाई एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है और साथ ही साथ इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन ए में टोस्टर, बी माइक्रोवेव ओवन, सी घड़ी और डी ड्रायर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में होता क्या है कि कोई भी 3
किसी एक नियम को फॉलो करते हुए एक साथ एक से होंगे और कोई एक इसमें से भिन्न होगा, तो हमें भिन्न पहचानना होता है। बात कर लेते हैं टोस्टर की। माइक्रोवेव ओवन और ड्रायर ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, और जो घड़ी होती है ये सेल से चलती है, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी जो डायरेक्ट बिजली से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पानी स्क्वाश के दो मिश्रण में पहले में पानी स्क्वाश का अनुपात 4:1 है और दूसरे में पानी स्क्वाश का अनुपात 3:1 है। इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब भी किसी दो मिश्रणों को मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाना होता है तो वो इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। इक्वल क्वांटिटी में होने से मतलब है, हम आपको चलिए पहले शुरू से देखते हैं कि वाटर और जो स्क्वाश है इसका अनुपात 4:1 है, यानी इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 5 है। इसी प्रकार जो दूसरा है वो 3:1 में है, इसकी टोटल क्वांटिटी 4 है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वल क्वांटिटी में, या तो दोनों 5 या दोनों 4 या और कुछ डेटा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसके लिए इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कारण हमारा जो 4 ऊपर जाके 16:4 में हो जाएगा, और ये 5 का जब यहाँ होगा तो 5 तिया 15 और 5। अब आप देख सकते हैं 16:4 20 और ये 15:5 20, यानी इक्वल क्वांटिटी हो गई है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, इनको क्या करना है, इन्हें 1:2 अनुपात में लेना है, यानी ये जो फर्स्ट है इसका एक हिस्सा लेना है और इसके दो हिस्से लेने हैं। इसके लिए हम इस इक्वेशन में 1 का और इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए ये यहाँ पर दिखा देता हूं मैं। 16:4 ही आएगा 1 का मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पर 2 का जो जब होगा तो 15×2 30:10। अब इस मिश्रण को हम जोड़ लेते हैं, जैसा कि इसमें जोड़ने बोला गया है। इन्हें मिलाकर नया अनुपात बनाना है, तो ये हो जाएगा 46:14। जो भी कॉमन कट रहा है उसे काट लेते हैं, तो 2 से जाएगा ये 23 और ये जाएगा 7। ये हमारा राइट आंसर होगा जो कि बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी छात्र को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% की आवश्यकता होती है तो 40 में से उत्तीर्ण अंक कितना होना चाहिए? आई थिंक ये सभी ने निकाले ही, पर पासिंग परसेंटेज वगैरह सभी ने निकाले होते हैं या पासिंग मार्क्स। तो देखिए इधर पर आपको जो पूर्णांक दिए हुए हैं ये हैं 40, और कुछ नहीं आपसे पूछ रहा है, पासिंग परसेंटेज दिए हुए हैं 34। इससे में आपको खाली अपने पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो इसका आपको 34% निकालना है और कुछ नहीं। देखिए 0 से 0 जो कट रहा है वो काट देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इस 2 से 10 को काटते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो थोड़ा इजी पड़ेगा। 4 चौके 16 हासिल आई 1, 4 या 12 और 1 13। आप ये जो 10 है इसके एक शून्य के बाद, वो एक संख्या के बाद इस शून्य का दशमलव लगा दें तो ये 13.6 होगा, जो कि चौथे पर है, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवपरमाणु का कण नहीं है? अवपरमाणु से कण से मतलब है कि ऐसा कौन सा इनमें से कण है जो परमाणु के अंदर नहीं पाया जाता है। देखिए परमाणु की बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से उसमें परमाणु वैसे कई कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी जो ड्यूटेरॉन है ये हमारा राइट आंसर होगा, ये परमाणु में नहीं पाया जाता है। इसके डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम बना हुआ, ये एक परमाणु का है। इसका ये पार्ट जो है ये नाभिक होता है। नाभिक में हमेशा सिर्फ 2 ही कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक ये न्यूक्लियस को बता रहे हैं, यानी नाभिक न्यूट्रॉन। 2 कण पाए जाते हैं। इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। जबकि जो प्रोटॉन होता है ये प्लस चार्ज होता है, और ये जो बाहर कक्षा है ये और ये कक्षाएं हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और यहाँ पर इस पर माइनस चार्ज होता है। इसका जो माइनस होता है और न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन का प्लस, ये एक दूसरे को न्यूट्रल बनाए रहते हैं, यानी नाभिक हमेशा न्यूट्रल अवस्था में बना होता है। इसके और डिटेल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और वहीं न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं तो इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जिन्हें याद है अच्छी बात है, और जिन्हें याद नहीं है उसके लिए एक ये कोड होता है, ईंट पर नचाई। ईंट से मतलब है
ई टा से आ गया टॉमसन, पर से रदरफोर्ड, नाच से है, ना से हो गया न्यूट्रॉन और चा से हो गया चैडविक। कुछ कुछ बुकों में इसके जो प्रोटॉन है इसकी खोज के लिए रदरफोर्ड की जगह एक नाम चलता है गोल्डस्टीन का। तो मैं उसके लिए आपको बता दें कि 1886 में गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग किए थे। उस दौरान उन्होंने प्रोटॉन की उपस्थिति का को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसे एग्जैक्ट पता रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में बताया, उसकी स्थिति और उससे उसके बीच संबंध की जानकारी दी। ठीक है, और इसीलिए इन्हें प्रोटॉन का जनक माना जाता है, साथ ही साथ इसे नाभिकीय भौतिकी का जनक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? देखिए व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं, तो व्यास सम्मान जो है वो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है, यानी हिंदी साहित्य के लिए, यानी साहित्य इसका राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन की डिटेल की बात कर लेते हैं कि 1991 में ये इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। के बिरला फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन ने इस सम्मान को देना शुरू किया था। इसकी डिटेल की बात करते हैं कि 1991 में देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया, और पुरस्कार प्रारंभ किया और 4 लाख रुपए नगद इनाम की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, हैं? और हिंदी का कोई भी साहित्य हो, इसके लिए हिंदी की कोई भी कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2018, 19 और 20 ये आप तीनों याद रखेंगे। 2018 में यह सम्मान लीलाधर जागोड़ी को उनकी कृति जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था, और 2019 की बात कर लेते हैं, नासिरा शर्मा को दिया गया था, इनकी रचना थी कागज की नाव। और अभी हाल ही की बात करते हैं तो 2020 में प्रोफेसर शरद पगारी जी को यह सम्मान दिया गया पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए, और जो अभी हाल ही में दिया गया है वो 31वां व्यास सम्मान था। नेक्स्ट पर चलिए 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू 5 + 2√6 और आपसे रूट ऑफ x माइनस 1/√x की वैल्यू पूछा है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करिए। x/√x माइनस 1/√x का आप करिए स्क्वायर। ऐसा करने से आपको एक फायदा होगा, वैसे तो इसकी करने की और भी विधि है, लेकिन ऐसा करने से आपको फायदा क्या होगा, जब इसका वर्ग होगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये होता है x² माइनस 1/√x का स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा और माइनस 2√x इंटू 1/2√x। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये पावर होती है 1/2, ये 2, तो ये दोनों को यहाँ पर ये जब रूट कैंसिल होता है तो यहाँ पर ये पावर 1/2 हो जाती है, यानी इससे कैंसिल होएगा, यानी आपका बचने वाला है x + 1/x माइनस 2। ये x की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखिए आपको वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू जो दी हुई है वो रखेंगे 5 + 2√6 प्लस 1/5 + 2√6। इस माइनस को अभी आप बाद के लिए रखिए, इतना इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। इसका अपन परमीकरण करने वाले हैं। इसका परमीकरण क्या होता है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है यानी 5 + 2√6 ऊपर और नीचे इसका मल्टीप्लाई होगा और चिन्ह बदल जाएंगे। जब चिन्ह बदल जाएंगे तो यहाँ पर 5 - 2√6 हो जाएगा, और इसके बटे में 5 - 2√6, ये दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 अभी आपके पास है, इसको आप समझ लीजिए ये दूर रखा हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर है प्लस का चिन्ह, एक का मल्टीप्लाई इधर होगा, यानी सेम ये का ये यहाँ पे उतर आएगा। ठीक है, और नीचे क्या होता है, यहाँ पर है इंटू, तो a + b a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि a² माइनस b²। 5 a को डिनोट कर रहा है, 2√6 माइनस वो b को डिनोट कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 5 + 2√6, यहाँ बनेगा प्लस का चिन्ह, और ये एक से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 5 - 2√6। नीचे क्या आने वाला है, a² यानी 25, और a² माइनस b² होता है, यानी यहाँ माइनस आएगा। अब इसका स्क्वायर करना है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा,
और ये जो 6 है इसका रूट अलग होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर जो जाएगा 24, यानी 25 माइनस 24, नीचे बचेगा 1 और ऊपर बचने वाला है, देखिए यहाँ 5 और ये 5 10 हो जाएगा, इससे प्लस से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर बचने वाला है आपका 10। अब ये -2 आपका बचा था वो कैंसिल करेंगे, वो 2 माइनस होगा, तो यानी फाइनली आपके पास जो बचा है वो 8 बचा है। 8 बचा है, लेकिन यहाँ पर है आपका स्क्वायर और हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो हम इसका रूट निकाल लेंगे। तो रूट होगा 2√2, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। आप इसे लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व कौन से होते हैं? देखिए, आपने आवर्त सारणी देखी होगी, यहाँ पर नीचे एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी इस तरीके से डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पर 14 तत्व होते हैं और यहाँ पर लेंथेनाइट एक्टिनाइट श्रेणी के ये 14 तत्व, एक लेंथेनाइट का और लेंथेनाइट, स्कैंडेनियम और याकेट्रियम, ये तीनों, ये मिलाकर 17 तत्व होते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। मैं आपको इसको आवर्त सारणी में दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये स्कैंडेनियम, याकेट्रियम और लेंथेनाइट, और लेंथेनाइट श्रेणी के ये 14 तत्व, ये सभी मिलकर ये 14, 58 से लेके 71 तक, 71 तक, ये सभी दुर्लभ मृदा तत्व हैं। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक विशिष्ट भाषा में टर्मिनल को TINAERML के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है, तो शब्द डिस्पोजल के लिए समान कोड भाषा में क्या होगा? देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है टर्मिनल TERMINA और L। ठीक है, इसके लिए आपको कोड दिया गया है TINAERM और L। इसी प्रकार आपसे पूछा गया डिस्पोजल के लिए कोड DISPOSEL के लिए कोड पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनल की, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है दिए गए कोड में भी वही फर्स्ट वर्ड है, और लास्ट वर्ड दिए गए कोड में भी लास्ट वर्ड है, यानी फर्स्ट वर्ड फर्स्ट की जगह में और लास्ट वर्ड लास्ट जगह पे आएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो अब आपका आंसर नहीं हो सकता है। बीच के 6 वर्ड की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए, इसे बीच से अलग किया गया है। पहले के जो 3 हैं वो बाद में दिए गए हैं, और जो बाद के 3 हैं उन्हें पहले लिखा गया है। इसी प्रकार हम इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। OSE पहले आएगा, OSE, यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं, सेकंड आपका आंसर होगा। और बाकी पूरा कोड देख लेते हैं, तो ISP बाद में आएगा, DOSEISPL, ये आपका कोड होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी उत्तर आकृति निम्न प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करेगी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा इस डायग्राम में रखने पर दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। देखिए, जिस प्रकार ये 3 डायग्राम दिए गए हैं, इसी को देखते हुए हमें चौथे डायग्राम को भी रखना होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अंदर त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी नोक केंद्र की तरफ है, तो हम इसमें से वो त्रिभुज देखेंगे जिसकी केंद्र की तरफ नोक हो और उस त्रिभुज के अंदर एक गोला भी बना हो। तो आप सबसे पहले जो ऑप्शन है उसे अलग करिए, उससे आपको थोड़ी आसानी होती है। देखिए, सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्कल है, यहाँ पर भी सेमी सर्कल है, ये नहीं हो सकता। अब आपका ऑप्शन चौथा है या पहला होगा। देखिए, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज और गोला है। अब बात कर लेते हैं जो आपका ये डिवाइडेशन होगा, ये इसके बाद आपका एक सेमी सर्कल बनना है जो कि एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड हुआ है। तो ऐसा हम देख लेते हैं, ऐसा चौथे में दिया हुआ है, चौथा आपका राइट आंसर होगा। आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 24 मार्च 2012 से 10 अक्टूबर 2012 इन दोनों दिनों को भी शामिल किया जाए
तक 3,285 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज इक्वल टू पी, जो कि मूलधन को डिनोट करता है, आर जो कि रेट को डिनोट करता है, टी जो कि टाइम को बताता है। आर प्रतिशत में होता है इसलिए उसका बटे में 100 आता है। यहाँ जो टी होता है ये ईयरली काउंट होता है, मगर हमें यहाँ पे पर डे के हिसाब से काउंट करना है कि कितने दिनों का है, इसलिए यहाँ पर बटे में 365 भी आएगा। सबसे पहले हम इधर के दिन काउंट कर लेते हैं कि ये 24 मार्च से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में कितने दिन हैं। यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको दिन निकाल के बता देता हूँ कि दिन है कितने, बाकी आपको ये उंगलियों में काउंट कर लेना है। 24 मार्च से 31 मार्च तक, यानी कि मार्च में आपके हो गए 8 दिन 31 मार्च तक। उसके बाद मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल 30 दिनों का होता है। मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, मई 31 दिनों का होता है। जून 30 दिनों का होता है। जुलाई 31 दिनों का होता है। अगस्त भी 31 दिनों का होता है। सितंबर 30 दिनों का होता है। और अक्टूबर के आपसे सिर्फ 10 दिन पूछे गए हैं। ये आप काउंट करेंगे तो ये आने वाला है 201 दिन, 201 दिन आएंगे। अब हम चलते हैं, जो हमें सॉल्यूशन करना है। देखिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मूलधन आपको दिया गया है 3,285। प्रतिशत की बात कर लेते हैं, 10% निकालना है। टाइम की बात कर लेते हैं, यहाँ आपका 201 दिन आया है और 100% का, और 365 दिन क्योंकि हम 201 दिनों का निकाल रहे हैं। अब यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, एक होगा ये हो जाएगा 15, 5 दिया 15, 73 आएगा। इसे 5 से काट लेते हैं, 6 पंजे 30, 2 बचेगा ये 28 हो जाएगा, पचम 25, फिर 3 बचेगा ये हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35। अब देखिए 73 को काटते हैं, 73 में 657 को काटेंगे, 9 बार आएगा। इस 9 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 9 एक कम 9, 0, 9 दूनी 18। नीचे देखते हैं एक 0 है, इसलिए ये दशमलव की एक संख्या बाद लग जाएगा और सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आरव पूर्व दिशा की ओर चलता है और प्रत्येक बार जब वह मुड़ता है तो वह केवल दाईं ओर मुड़ता है। वह प्रत्येक 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के बाद मुड़ता है। तो आरव अब उसके प्रारंभिक स्थान से संबंध में क्या है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्शन। जहां पर भी हम बैठे होते हैं तो हमारा जिस तरफ फेस होता है वो नॉर्थ पोल को डिनोट करता है। उसके अपोजिट साउथ, हमारा राइट हैंड साइड ये बताता है ईस्ट को, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये बताता है वेस्ट को। अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये आरव है। आरव सबसे पहले देखिए जब भी वो मुड़ता है तो दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर दिया गया है वो केवल दाईं ओर मुड़ता है और पूर्व दिशा में की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो हम यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 2 किलोमीटर चलेगा, पहले दाईं ओर मुड़ेगा यानी राइट हैंड साइड। अब चलेगा 4 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ेगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका दाईं इस तरफ होगा। और अब वो चलेगा 7 किलोमीटर। ये हम मान लेते हैं 7 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, तो ये हम मान लेते हैं ये हो गया 16 किलोमीटर, ठीक है। अब हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि कितनी है। आपसे पूछा गया है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो अभी का बिंदु है आरव का और प्रारंभिक बिंदु है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी एक्स आपसे निकालने बोला गया है। अब देखिए ये 2 है तो इसके सामने ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। जब ये 2 हो गया, पूरा 7 है तो ये बचा हिस्सा 5 का हो गया। जब ये 4 है और ये पूरा, ये 4 है और ये पूरा 16 है, तो ये बचा हिस्सा आपका 12 हो गया। ये 5 है तो इसके सामने का ये हिस्सा भी 5 हो गया। अब यहाँ पर है ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इधर पे लगा देंगे हम। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा जो कहता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये हो जाएगा 169।
जो कि 13 का वर्ग है, इसलिए 13 हमारा राइट आंसर होगा। आप इसे लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह था हमारे वीडियो का पार्ट 1 और जल्द ही पार्ट 2 भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ओपन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो लोग हमसे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं वह हमारी वेबसाइट sarkarisircle.com पर जाकर या फिर हमारे एंड्रॉइड ऐप सरकारी सर्कल पर जाकर टेस्ट सीरीज लगाना ना भूलें, जहां 30+ एग्जाम की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।